नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। साथियों, आज हम राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आय की जो पहली अवधारणा है वह है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में एक वित्तीय वर्ष की अवधि में एक देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मान को जीडीपी कहते हैं, अर्थात घरेलू क्षेत्र में। इसका मतलब यह है कि राजनीतिक सीमाओं में, चाहे उसमें भारत का नागरिक रह रहा हो या विदेश का नागरिक रह रहा हो, बस शर्त केवल यह है कि वो देश की सीमाओं में रहना चाहिए। जो लोग देश की सीमाओं में रहेंगे उनके उत्पादित वस्तुओं के अंतिम मान को शामिल किया जाएगा। अब घरेलू क्षेत्र में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है? घरेलू क्षेत्र में राजनीतिक सीमाओं को, विदेशों में स्थित देश के दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास, सैनिक संगठन को, प्लस देश के सामान्य निवासियों द्वारा स्वामित्व वाले जहाज, पानी के जहाज, हवाई जहाज, तेल के कुएं आदि। अब यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। अब वस्तुएं एवं सेवाएं दो तरह की हैं, अंतिम और मध्यवर्ती। अंतिम को भी दो भागों में बांटा गया, उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। मध्यम वर्गीय वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनसे अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। मध्यम वर्गीय वस्तुएं वह होती हैं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में सहायक होती हैं, और अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो फिनिश्ड एंड सोल्ड आउट हैं। दूसरी अवधारणा है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जहां ऊपर वाले में डोमेस्टिक शब्द जुड़ा हुआ है, वहीं इसमें नेशनल शब्द जुड़ा हुआ है। एक वित्तीय वर्ष की अवधि में देश के सभी सामान्य निवासियों अर्थात नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मान को जीएनपी कहते हैं। जीडीपी में जहां घरेलू क्षेत्र में चाहे वह नागरिक हो या ना हो उसे शामिल किया जाता है, लेकिन विदेशी क्षेत्र को शामिल नहीं किया जा रहा, वहीं जीएनपी में केवल नागरिकों को शामिल किया जाएगा, चाहे वह देश में अंदर रह रहा हो या देश के बाहर रह रहा हो। सामान्य निवासी वह व्यक्ति होते हैं जो सामान्यतः देश में रहते हैं एवं उनकी दीर्घकालिक आर्थिक अभिरुचि का केंद्र देश में स्थित है। इसे एक चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं। गोला बनाया गया है जो देश की राजनीतिक सीमाओं को बता रहा है। इसमें ए वो लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं और भारत में रह रहे हैं, बी वो लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं लेकिन विदेशों में रह रहे हैं, सी वो विदेशी हैं जो भारत में रह रहे हैं। यदि जीडीपी की बात करें तो जीडीपी बराबर हो जाएगा A+C, और यदि जीएनपी की बात करेंगे तो हो जाएगा A+B। जीएनपी वास्तव में खुली अर्थव्यवस्था का परिचायक है, जिसमें NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अर्थात विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। मतलब B-C ऐसे नागरिक, भारत के ऐसे नागरिक जो विदेश में रह रहे हैं, वो विदेश से भारत में कितने पैसे भेज रहे हैं, जबकि C ऐसे लोग हैं जो विदेश के नागरिक हैं जो भारत से पैसा कमा के विदेश भेज रहे हैं। तो भारत में कितना आ रहा है और भारत से कितना जा रहा है, इसका अंतर ही NFIA होता है। तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस NFIA। तो जीडीपी इज बराबर A+C और NFIA B-C, तो प्लस C से माइनस C घटा तो A+B
बचा। यदि NFIA नेगेटिव में आता है तो GDP GNP से बड़ा हो जाता है। अब आगत की बात करेंगे, इनपुट की बात करेंगे। आगत दो प्रकार की होती है, कारक आगत, गैर कारक आगत या प्राथमिक और द्वितीय। कारक आगत में उत्पादन में साधनों को सम्मिलित किया जाता है। उत्पादन के साधन 5 हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। बालकों, साहस इसमें लिखना मैं भूल गया, लेकिन आपको साहस भी याद रखना है। भूमि को लगान मिलता है, श्रम को मजदूरी मिलती है, पूंजी को ब्याज मिलता है, उद्यमी को लाभ मिलता है और संगठन को वेतन मिलता है। गैर कारक आगत में सभी प्रकार का कच्चा माल शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय की सकल एवं निवल अर्थात ग्रोस एवं नेट की अवधारणा। सकल एवं निवल में अंतर मूल्य ह्रास का होता है। जब ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। अब मूल्य ह्रास क्या होता है? उत्पादन प्रक्रिया में गिरावट, टूट फूट के कारण पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में जो कमी आती है उसे मूल्य ह्रास कहते हैं। जैसे NGDP में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो वह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहला देगा। GNP में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो वह NNP कहलाएगा। अर्थात ग्रोस एवं नेट शब्दों का जहाँ प्रयोग हो रहा है उनके बीच केवल और केवल डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास का अंतर है। दूसरी अवधारणा है राष्ट्रीय एवं घरेलू अवधारणा। नेशनल एवं डोमेस्टिक में अंतर केवल और केवल NFIA का होता है। जब डोमेस्टिक में NFIA जोड़ दिया जाता है तो वह नेशनल बन जाता है, और जब नेशनल में से डोमेस्टिक को घटा दिया जाता है तो वह डोमेस्टिक बन जाता है। तीसरी अवधारणा कारक लागत एवं बाजार मूल्य अर्थात फैक्टर कॉस्ट एवं मार्केट प्राइस। जो फैक्टर कॉस्ट होती है वास्तव में वह आर्थिक वृद्धि का आकलन किया जाता है, जबकि बाजार मूल्य का प्रयोग लेन देन के लिए किया जाता है। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेज माइनस सब्सिडी। तो GDP MP बराबर GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेज माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू GDP एट MP। इसके विपरीत यदि हम फैक्टर कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट बराबर GDP MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेज प्लस सब्सिडी। अब यहाँ बात है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की। प्रत्यक्ष कर वह कर होते हैं जो व्यक्तियों एवं फर्मों की आय एवं संपत्ति पर लगाए जाते हैं, जैसे आयकर, निगम आयकर। अप्रत्यक्ष कर ऐसे वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण पर लगाए जाते हैं, जैसे GST। और सब्सिडी सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान होता है। चौथी अवधारणा है चालू मूल्य एवं स्थिर मूल्य। चालू मूल्य करंट प्राइस, स्थिर मूल्य बेस प्राइस या कांस्टेंट प्राइस। चालू मूल्यों के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्यांकन
चालू वर्ष जिस वर्ष उत्पादन हुआ है के मूल्यों पर किया जाता है। कांस्टेंट प्राइस के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्यांकन आधार वर्ष के मूल्यों पर किया जाता है। चालू मूल्यों का जहां लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता है, वहीं स्थिर मूल्यों का प्रयोग आर्थिक वृद्धि के लिए किया जाता है। बेस प्राइस या कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। तो इस प्रकार आज हमने राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में अध्ययन किया है। तो उम्मीद है बालकों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब आपके लिए एक घर पे करने वाला सवाल यह है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं तथा राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को समझाइए। धन्यवाद दोस्तों।